Namaskar, good evening, ladies and gentlemen and friends. As we had announced earlier, we are starting a debate program every night at 8 p.m. to discuss the hottest or the biggest news piece of the day. And today we are discussing the alleged threat issued by the Maharashtra government, not issued exactly, but it has come out through a sting operation of a minister of Maharashtra, Nawab Malik, who belongs to the NCP, and the Republic TV and Republic Bharat of Arnab Goswami claim that the state government is hatching a plot to eliminate him. ये मुद्दा उस समय से शुरू हुआ, आप सबको याद है हुआ कि अर्नब गोस्वामी और महाराष्ट्र की सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है, और ये सुशांत सिंह राजपूत मामले से पहले से शुरू है, जब लगभग एक दिन पूरा उन्हें पुलिस की हिरासत में रखा गया था, सवाल जवाब किए गए थे उनसे और काफी परेशान किया गया था। ये तब से शुरू हुआ है जब से महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, आईएनसी यानी कांग्रेस की सरकार बनी है। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जैसा कि पूरे देश में कई लोगों को ये संदेह है कि ये हत्या हुई है, ये आत्महत्या नहीं है, और इस बात को शुरुआत से नहीं तो कम से कम 1.5-2 महीने के बाद से इस बात को रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत ने लगातार कहा है कि उन्हें भी संदेह है, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। इधर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह कहते हैं कि जो टीआरपी का मामला है उसमें रिपब्लिक टीवी ने कुछ लोगों को पैसे खिलाकर अपने व्यूअर्स बढ़ाने की कोशिश की है, जबकि रिपब्लिक का पलट दावा ये है कि बीएआरसी ने जो चिट्ठी लिखी है, जो उनका जो डॉक्यूमेंट है, उसमें इंडिया टुडे का नाम है, रिपब्लिक का नाम नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई जो भी हो, and whatever people think about the kind of journalism that Arnab practices, the question is whether you have a right to attack a journalist, whether you have a right to eliminate him just because you do not agree with his brand of journalism. And what was the kind of journalism we used to experience pre-Arnab Goswami? Because if you do not agree with the way he practices journalism, we had also seen the monopoly of NDTV for about a decade. I'm talking about the 90s, and the political tilt of that media house was very clear. This is an alternative. You may or may not like it, but can you attack a journalist? Can you eliminate? Can you threaten? Can you plot to eliminate a journalist? That is the question we are asking today, because it has implications on our democracy. सबसे पहले मैं कुमार श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, पत्रकार हैं, और इनका अर्नब गोस्वामी के साथ काम करने का भी अनुभव रहा है। आपका स्वागत है कुमार श्रीकांत जी। अर्पित मिश्रा जी, आप स्वयं सेवक हैं, मीडिया को बहुत नजदीक से फॉलो करते हैं, और इस विषय पे वो कुछ वैल्यूएबल हमें बताने वाले हैं। प्रोफेसर चंद्रकांत प्रसाद सिंह, आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडीज से जुड़े हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल वॉइस हैं, फेसबुक पे तथा अन्य फोरम्स पे अपनी बात बहुत जोरों से रखते हैं, वैचारिक बातें करते हैं। रत्नदीप जी, he comes from the marketing and advertising background. He is another strong voice on social media, right of center. We have with us Pradeep Singh जी। प्रदीप सिंह जी भी स्वयं सेवक हैं, बनारस में रहते हैं, और अर्पित मिश्रा जी और प्रदीप सिंह जी दोनों स्वयं सेवक हैं और भाजपा के लिए प्रचार भी करते हैं, सोशल मीडिया में काफी सक्रिय हैं। सबसे पहले कुमार श्रीकांत जी, मैं करेक्शन चाहूंगा सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो मेरा होम टाउन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो मेरा गृह जनपद है जो आपने नाम लिया, और मेरा जी ठीक है, ठीक है। कुमार श्रीकांत जी, चूंकि आपका अनुभव है अर्नब जी के साथ काम करने का, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, पहले तो आप ये बताइए कि कहां तक ये उचित है, और क्या आपको ये जो इन्होंने शिकायत की है, ये जो इन्होंने इल्जाम लगाया है, क्या आपको लगता है कि ये सही इल्जाम है, या फिर वो ऐसे ही एक सेंसेशन
सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये सच है तो इसके लोकतंत्र पर इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये आप हमें बताइए। सुजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। और ये मुद्दा भी बहुत बेहतर हमने, मुझे लगता है कि आपने इसे चूज किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुद्दा अच्छा, और सबसे खास बात यह है कि देखिए जिस तरीके से हंटिंग हो रही है पत्रकारों को, और एक खास आइडियोलॉजी के पत्रकारों को किस तरीके से दूसरे आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप अर्णव गोस्वामी के जर्नलिज्म या उनकी शैली को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये अलग विषय है। उनका चीखना चिल्लाना आपको पसंद है या नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन जर्नलिज्म के वास्ते, और कम से कम बीइंग ए जर्नलिस्ट, तो आप उनको सपोर्ट करिए, उन चीजों को समझिए। देखिए सबसे खास बात है कि जब वो बात हुई और उन्होंने सोनिया गांधी का नाम एंटिनो माइनो लिया अपने प्रोग्राम में, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार चिल्लाया, ठीक है, वो अलग विषय है कि उन्होंने चिल्लाया, आप उस पर तमाम जो कार्रवाई है वो करिए। लेकिन आप उनको थ्रेट करते हैं, आप पुलिस के द्वारा मतलब आप उनको डिटेन करवाते हैं, वहां बैठाते हैं, 12 घंटे ज्यादा पूछताछ हो रही है सुशांत के मामले में। और मुंबई महाराष्ट्र के मामलों में आप देखिए प्रदीप भंडारी जो है उनके साथ क्या बिहेव होता है, ऐश्वर्य कपूर के साथ भी क्या बिहेव होता है, और रिपब्लिक का जो पत्रकार है, जो रिपोर्टर है, मेरा मित्र है, उसको किस तरीके से जो है अरेस्ट किया जाता है। क्या महाराष्ट्र, खास तौर से महाराष्ट्र भारत से अलग है क्या? भारत की संविधान की चीजें वहां लागू नहीं होती क्या? या फिर जो एथिक्स है, या फिर एक राजनीतिक पार्टी या एक सत्ता को, एक सरकार को किस तरीके से पत्रकारों के साथ बिहेव करना चाहिए, ये चीजें वहां लागू नहीं होती क्या? अब इसमें आते हैं, देखिए जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, वो स्टिंग ऑपरेशन क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर है। वो ये कहता है कि एनसीबी के जो नेता हैं और जो अभी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, खास बात है, और एनसीबी उनका सॉरी नवाब मलिक, हाँ नवाब मलिक, वो उनका एनसीपी पे होल्ड भी है। और मैं आपको बताऊं, खासतौर से मुंबई के कुर्ला के आसपास के इलाकों पे नवाब मलिक की एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो शब्द है तूती बोलती है ना, तो हाँ बाहुबली टाइप वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन होता है, वो व्यक्ति स्टिंग ऑपरेशन में इस बात को कहता है, यानी कि जो उसके अंदर है, शायद वो कैमरे पे नहीं बोले इसलिए स्टिंग ऑपरेशन में बोलता है। वो चाह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर एक देश के पत्रकार को, एक टीवी चैनल के मालिक को या उसके एडिटर चीफ को इस कदर मानसिक शोषण करेंगे, इस कदर परेशान करेंगे, इस कदर सिड्यूस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ हिज एंड हर जर्नलिज्म, है ना, और उसको इस कदर परेशान करेंगे कि वो सुसाइड करने की कोशिश करे। मैंने अर्णव के साथ काम किया, वो अलग विषय है। वो बीइंग ए बॉस जो है वो अलग है, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा मानना है कि पत्रकारिता के नाते, और सबसे खास बात है, देखिए पिछले 6 महीने से अर्णव गोस्वामी पे जितने हमले हो रहे हैं, राजनेता नहीं बोल रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन पत्रकार, देश के पत्रकार, स्वयं भी पत्रकार, जो बड़े माफिया हैं, वो क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? वो भी चुप है। आप देखिए ना, बार का मुद्दा हो या अलग अलग मुद्दे हो, वो तमाम पत्रकार नहीं बोल रहे हैं। शेखर गुप्ता को वायर के सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ जो है क्या कहते हैं, लखनऊ पुलिस आती है उनको नोटिस देने के लिए, जस्ट फॉर द नोटिस। पत्रकार उन 6 पुलिस वालों को 90 पत्रकार घेर लेते हैं प्रेस क्लब के पास, ठीक है, आप सोचिए। लेकिन एक पत्रकार को इतना थ्रेट किया जाता है, 12 घंटे से ज्यादा परेशान किया जाता है, पुलिस चौकी में रखा जाता है। और अभी की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, दूसरे पत्रकार को इस तरीके से परेशान किया जाता है, बाकी पत्रकार नहीं बोलते हैं, सोचिए। तो और सबसे खास बात है, एक छोटी सी चीज, और इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। जो ये बार्क वाला टीआरपी का जो स्कैम हुआ, एफआईआर में रिपब्लिक का नाम नहीं था, बाकी सारी चीजों में रिपब्लिक का नाम था, और वो जो ईमेल है, जो बार्क की ईमेल है, उसमें रिपब्लिक का नाम नहीं है, इंडिया टुडे का नाम है। एबीपी और इंडिया टुडे इसको पूरे दिन चलाते हैं, दबा के चलाते हैं, जिसे कहते हैं ना, और उनकी सोच उसमें निकलती है। और आज अर्णव गोस्वामी या रिपब्लिक मीडिया ये कहता है कि हम परमवीर सिंह के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे।
तो आप सोचिए कि आप ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे हैं जिससे लड़ने के लिए आपके पास टूल्स नहीं है। आप अर्णब गोस्वामी की पत्रकारिता पर कुछ भी कह सकते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं, आप स्वतंत्र है, लेकिन पत्रकारिता पे मत बोलिए, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच पर तो मत बोलिए। कहाँ गए वो लाल सलाम वाले, वो लाल बिंदी वाले, चूड़ी तोड़ने वाले गिरोह है? वो खान मार्केट पत्रकार कहाँ चले जाते हैं? जब किसी पत्रकार पे ऐसी घटनाएं होती है तो वो सारे पत्रकार चुप हो जाते हैं। तो सवाल इस बिरादरी पर भी है, केवल पत्रकारिता पे नहीं है, सवाल इन बिरादरियों पर भी है। ये जो मठाधीश बैठे हुए हैं, है ना, और ये मठाधीश बहुत 70 सालों में इस देश के पत्रकारिता को इतना निचोड़ा है, शोषित किया है। और खास बात यह है कि ये 2G में स्कैम में इनका नाम आता है, वो अभी भी कार्यरत हैं। 2G में स्कैम में इनका नाम आता है। ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि सुरजीत दास गुप्ता को फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया जाए या हमारे साथ बाकी जो व्यक्ति बैठे हैं इनको होम मिनिस्ट्री दिया जाए। मतलब ये सेटर हैं ये सब, स्वान आपको पता ही होगा। तो ये सारे पत्रकार फोकस बना के बैठे हुए हैं सर। राडिया टेप्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो जहां पर की बरखा दत्त और वीर सांघवी और अन्य तमाम पत्रकार जो सेटिंग कर रहे थे कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलना चाहिए। लेकिन सुजीत जी ये कोकस बना के बैठे हैं ना, आप पूछिए, इनके नेक्सस में आप आ नहीं सकते। और खास बात है कि यही पत्रकार भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स में जाकर आर्टिकल लिखते हैं अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडिया। यही पत्रकार आर्टिकल लिखते हैं। और वो पत्रकार नहीं है, वो फील्ड में खड़े होकर शायद बाइट नहीं ले सकते। मैं आपको बताऊं, बिहार में इलेक्शन चल रहा है ना, उन पत्रकारों को भेज दीजिए, 4 घंटा इलेक्शन कवर नहीं कर पाएंगे। श्रीकांत जी, लेकिन शायद एक विषय इससे भी अधिक चिंताजनक है। मैं आप ही की बात को ले जा रहा हूं रत्नदीप के पास। रत्नो, more or less, the ideological positioning of Republic is same as Times now, right? More or less. But more or less. We saw, more or less. Yeah. But we saw that the day that India Today made this allegation against Republic TV, Times now joined that brigade. So Times now joined the Red Brigade, you know, the left of center brigade, to damn Republic TV. Why was that? A professional grudge because he was working with them earlier and then he left and, you know, put in place his own company, his own brand? You know, how reliable is this so-called right-wing camp, जहां पर एक दूसरे के पीठ पे छुरा भोग दिया जाता है? जी Surajit, the camp you were talking about is not a right-wing camp. वो तो बिल्कुल ही मतलब वामपंथी कैंप है, ठीक है ना। और ये लोग जो इस विषय में जुड़ गए हैं, ये उनका एक प्रोफेशनल उनकी जेलसी है, क्योंकि एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता को लागू रखते हुए, चालू रखते हुए, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक चैनल का ओनर बन गया। ये बात उनके जनरेशन का या उनके लीग का कोई भी कर नहीं पाया। आप चाहे बरखा दत्त ले लीजिए, राजदीप ले लीजिए, शेखर गुप्ता ले लीजिए, ये छोटे मोटे कुछ कर रहे हैं। राजदीप तो अभी भी नौकरी कर रहा है और शेखर गुप्ता और बरखा दत्त अपना छोटा मोटा कुछ चला रहे हैं। लेकिन इस हद तक, इस मतलब लेवल तक एक आदमी सक्सेसफुल हो गया उनमें से, वो उनको पच नहीं रहा है ये बात। और दूसरी बात है, उनका सबसे बड़ा जो गुनाह है वो है कि वो देश की बात करते हैं और वो हिंदुओं के ऊपर अगर कोई चर्चा हो रही है और जो ब्लेटेंटली जो प्रो मुस्लिम है उस कैंप में वो नहीं है, तो ये उनका सबसे बड़ा अपराध है मेरे ख्याल से। एक और चीज मैं अगर पॉइंट आउट कर सकूं इसमें, देखिए मुझे साफ साफ याद है कि अर्नब जब टाइम्स नाउ में काम करते थे तो जिस दिन वो शो पे नहीं होते थे तो नाविका कुमार और राहुल शिवशंकर को इकट्ठे आके शो संभालना पड़ता था। मतलब एक व्यक्ति अकेले शो संभाल सकता है और उसकी गैर मौजूदगी में दो लोग लगते हैं उसको संभालने के लिए। और वही अब भी चल रहा है। अर्नब के टाइम्स नाउ छोड़ने के बाद भी तो जलन तो होगी। अर्नब टीआरपी सर, टीआरपी इट्स हार्डकोर बिजनेस। क्योंकि आप देखिए जो टाइम्स ग्रुप है वो, क्योंकि अर्नब उनका एक्स एम्प्लॉय है और वहां से निकल के सक्सेसफुल हो गया, तो वो लोग भी इस मुहिम में जुड़ गए कि अर्नब के नुकसान हो। और कुछ लोग शायद उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो बहुत हर्षोल्लास से जब अर्नब का नाम आया था वो लोग खुशियां मना रहे थे। तो और बाकी रही बात ये महाविकास अघाड़ी की, मेरे ख्याल से कोई शरद पवार या उद्धव ठाकरे इनको पर्सनली कोई
कोई निजी दुश्मनी नहीं होगी अर्नब के साथ, लेकिन क्योंकि अर्नब ने उनको क्वेश्चन किया, चाहे पालघर हो चाहे ये सुशांत सिंह राजपूत हो, तो हो सकता है उनके मन में एक कोई डर है जिसका खुलासा होने से वो डर रहे हैं। तो वो शायद सोच रहे हैं कि अर्नब ये खुलासा कर लेगा, तो ये एक डर से वो एक प्रोसिक्यूशन पे आ गए हैं उस पे। हो सकता है कि सीबीआई को कुछ मिले या ना मिले, एविडेंस है या नहीं है वो दूर की बात है, लेकिन अर्नब जिस तरह से जोरों शोरों से लगे हुए हैं, उनको कुछ खतरा लग रहा है। अब क्या खतरा है हम लोगों को अभी तक नहीं मालूम, ना ही सीबीआई ने अभी तक कुछ खुलासा किया है या कोई नतीजे तक पहुंची है। Arpit Mishra ji, what do you think about this entire affair? Do you think this threat is connected to the kind of journalism Republic TV is doing on the Sushant Singh Rajput case? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए जी। The threat which Republic is facing right now is nothing new in India. Just to brief it, about 20 years before in Bihar, there were people in power who used to crush democracy voices, who used to crush media voices. There were people in South who used to crush voices and even run their own channels so that the thing which they want to portray to people will come across only. So, अगर हम बात करें भारत के वातावरण की, आजादी के बाद से अब तक की, तो एक लेफ्ट विंग मीडिया था और जो एक लंबे समय तक सरकारें रहीं जिनके समर्थन से कार्य करता था, सिर्फ वही मीडिया का वो घराना था जो सरकारों द्वारा पाला और पोसा गया और जो सरकारों की बात को बताता था। जिसने भी उनकी बातों को नहीं बताया, चाहे वो सरकार वो वर्ग पक्ष या विपक्ष में रहा हो, उसका दमन हुआ। रिपब्लिक आज के दौर में है और महाराष्ट्र की सरकार के विपक्ष में खुल करके बोल रहा है। ये जग जाहिर है, संपूर्ण भारत ने देखा कि किस प्रकार से सुशांत के केस में लीपापोती करने का प्रयास किया गया। मुंबई पुलिस पर ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं और इस मामले में मुंबई पुलिस को पूर्ण रूप से सिद्धता हासिल है कि हर हत्या को, हर किसी की मृत्यु को, टू बी मोर प्रिसाइज, हर किसी की मृत्यु को सुसाइड कह देना, आत्महत्या कह देना और केस को क्लोज कर देना। जितने भी बड़े फिल्मी सितारे, हम लोग बचपन में छोटे थे तो कोई हीरोइन दिव्या भारती थी जो छत से गिरी, सुसाइड बता दिया, जबकि उस घर में 4-5 लोग थे, बालकनी में 4-5 लोग थे। और ऐसी अनंत घटनाएं हैं मुंबई में जिसको वो तत्काल आत्महत्या कह के अपना भी काम बंद कर देते हैं और अपने आकाओं का भी जीवन आसान कर देते हैं। मुंबई पुलिस की सरपरस्ती में दाऊद जैसे लोग पलते पड़ते चले आए, तो मुंबई पुलिस बीच में अपने आप को देश की नंबर 1 पुलिस कहने लगी थी, तो अपने आप अपनी पीठ थपथपाना एक अलग बात है, परंतु उनकी कार्यशैली पर पूरे देश में प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। सिर्फ अंग्रेजी बोल लेने से और पॉलिश्ड हो जाने से अगर अच्छी पुलिस हो जाएगी, तो ये गलतफहमी पत्रकारों ने देश में छापी और लिखी। और मीडिया बायस रहा है, बात वर्षा दत्त की हो, बात नीरा राडिया केस की हो, लाइजनिंग की हो, बात कुछ भी रही हो, बट द हिंदू की बात करें, मीडिया बायस है और मीडिया अपने हिसाब से आर्टिकल लिखता है और लोगों के जनमानस में गहरा प्रभाव छोड़ता है। जिनकी सत्ता थी उनके लिए लिखते थे। अब चूंकि 50-70 वर्षों से उनकी गुलामी करते आए, सत्ता चली भी गई, लेकिन वो गुलामी का जो आदत है वो बाहर नहीं जा रही है और अब उनको लग रहा है कि इस सरकार में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो एक बड़ा वर्ग है पत्रकारों का जो वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ है 2014 से। उनको विदेशों में जाने को नहीं मिल रहा है, फ्री में पैकेज नहीं मिल रहे हैं, फ्री टूर्स बंद हो गए हैं। They all are YouTubers. तो अब उनकी नौकरी चली गई है, YouTube पे है वो। सब अपनी अपनी वेबसाइट बना चुके हैं, किसी ने राजनीति में आजमा लिया, किसी ने पत्रकारिता में चैनल बदल लिए, बट अपनी घटती हुई लोकप्रियता को वापस नहीं पा पाए। और उसका मुख्य कारण जो था, अर्नब का जो कारण है लोकप्रियता, रतनदीप जी ने भी कहा, लोकप्रियता ही प्रमुख कारण रहा। हो सकता है अर्नब बहुत चिल्लाते हो, मुझे पसंद ना हो, आपको ना हो, बट मुझे आज भी याद है अपने मैनेजमेंट कॉलेज के डेज 2008 में जब मैं अपना डिनर अर्नब का न्यूज आवर देखता था। So we have gone through all those days and we know कि अर्नब कहाँ से आए हैं, अर्नब का बैकग्राउंड कहाँ है। ये बात भी सत्य है कि लाला जी को नहीं अच्छा लग रहा है कि उनका एम्प्लॉय वहां से निकल करके और आज खुद मालिक बन बैठा है। एक स्वतंत्र भारत में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए अपने साथ कुछ आम पत्रकारों को
जो पत्रकारिता जगत में बड़े चेहरे नहीं हैं उनको लेके आगे बढ़ा, और इतने कम समय में पत्रकारिता जगत के धुरंधरों को लोकप्रियता के मामले में पटकनी दे। इस विषय में जो झूठे केस की परिचर्चा की गई, तो ये एक कुंठा है। कोई भी चैनल है अगर गलत खबर को 2-3 दिन 4 दिन दिखा रहा है तो ये दर्शाता है कि ये कुंठा है, और इस पूरी कुंठा को ध्वस्त करने में सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के योद्धाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसलिए ये कुंठाग्रस्त लोग समय समय पे सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने का भी बात शुरू करते हैं। वही प्रश्न मैं आपसे भी कर रहा हूं अर्पित जी, मैंने रत्न जी से जो प्रश्न किया था वही प्रश्न मैं आपसे भी कर रहा हूं कि क्या दूसरे या फिर हमारे या इधर के खेमे में भी कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है कि जब भी हमारे बीच किसी एक साथी पर हमला होता है तो हम में से भी बहुत से लोग वामपंथियों के साथ जुड़ जाते हैं? ये भी प्रश्न है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक छोटा सा उदाहरण नहीं, हमने में किसको जोड़ रहे हैं? एक मिनट अर्पित भाई, एक मिनट, ये हमने में आप किसको जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमने वाला कॉन्सेप्ट इधर नहीं है सर, इधर हमने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर टीआरपी का कॉन्सेप्ट है। जी न्यूज तो भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर का इंटरव्यू करता है, एबीपी भी करता है और आज तक भी करता है, और बजा रहे होते हैं वो रिपब्लिक की। तो हमने वाला कोई कॉन्सेप्ट मत कीजिए, अल्ट्रा नेशनलिस्ट नहीं है इधर कोई। एक चीज बहुत कॉमन दिखता है ट्विटर पे भी और टीवी पर भी कि कुछ लोग, जिसको अंग्रेजी में टर्न कोट कहा जाता है, कि जब जिधर की हवा बहती है उस तरफ वो हो लेते हैं, और उसके बाद उनकी कोई अपेक्षा होती है कि बदले में हमें कुछ मिले। और देखिए ट्विटर के जगत में भी आप अर्पित जी और प्रदीप जी, आप दोनों सोशल मीडिया में काफी सक्रिय हैं। ट्विटर के जगत में आपने देखा होगा कि एक बार नरेंद्र मोदी जी से 150 सोशल मीडिया के लोग मिले थे, तो जिन जिन की गिनती उन 150 में नहीं हुई वो बहुत जल गए कि हमें मोदी जी ने तो नहीं बुलाया, उनके साथ हाथ मिलाया, फोटो भी खिंचवा लिया, ठीक है हमें तो ऐसा फोटो ऑप का मौका नहीं मिला। तो इस तरह का शायद टाइम्स नाउ को भी इसी तरह का कुछ लग रहा होगा कि थोड़ा हमसे अर्नब आगे निकल गया है। सुरजीत जी बिल्कुल लगेगा, बिकॉज़ इस तरह से कर रहा हूँ जी। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि लोकप्रियता ही टीआरपी और लोकप्रियता ही एडवर्टीजमेंट्स का साधन है, और एडवर्टीजमेंट्स आय का साधन है। तो कहीं ना कहीं मीडिया में लोकप्रियता ही आपकी जेब पर, आपके बजट पर सीधा असर डालती है, और जो भी चीज आपकी बजट पे असर डालती है आपकी जेब पर, तो वहां पे प्रतिस्पर्धा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के साथ कुंठा होना ये एक दुराभाव है, और इसको नहीं पनपने देना चाहिए। अगर आप एक स्वस्थ माहौल बनाना चाहते हैं, आपके साथी लोग जो आपकी विचारधारा के साथ जुड़े रहे, चाहे जी न्यूज हो, चाहे टाइम्स नाउ हो, या और भी चैनल हो, छोटे बड़े सब लोग हैं, अगर वो आज आपकी बढ़ती लोकप्रियता को देख के घबरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुधार की आवश्यकता है कि जनता क्या पसंद कर रही है। क्या जनता को ये पसंद आया कि अर्नब ने सुशांत के केस को जीवित रखा? क्या जनता को ये पसंद आया कि अर्नब पाल घर के केस पे लगातार प्रश्न उठाते रहे? और क्यों ना उस कांग्रेस पार्टी से प्रश्न उठाए जाए जो महाराष्ट्र में भी सत्ता में है और बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ती है, देश में अनेक विपक्षी दलों के साथ चुनाव लड़ती है। तो महाराष्ट्र भी सरकार में पूर्ण रूप से भागीदार है, गठबंधन में है कांग्रेस महाराष्ट्र में, और कांग्रेस भी उत्तरदायी है राष्ट्र को, क्योंकि राष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है तो उत्तरदायी है। तो प्रश्न पूछना भी स्वाभाविक है और उनका उत्तर देना बनता है, लेकिन वो नहीं देते। वो एक सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म, कि आज अगर किसी जगह किसी दलित विरोधी राज्य में किसी दलित की हत्या हो गई, विरोधी सत्ता के राज्य में, तो वहां पहुंच गए, किसी और राज्य में हुई तो उनको ना सुनाई देता है, दे विल बिकम डीफ एंड डम्ब। बट ऐसा नहीं है कि ये जनता को नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि जो टीवी दिखाता है जनता वही देखती है। आज के युग में सोशल मीडिया देख करके जनता इनको समझती है, इनके कृत्यों को पहचानती है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन रसातल की ओर अग्रसर है। और जब तक ये अपने इस जो बनावटी मुखौटे को उतार के वास्तविक रूप से जमीन पे जन सेवा के लिए नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां भाजपा की सरकार है वहां सब कुछ अच्छा है, कदाचित नहीं। सरकार है, लोगों में रोष भी होगा, 100 में से 2 काम होंगे, 5 नहीं होंगे, सब होगा, लेकिन आप जन आधारित मुद्दे उठाइए, जनता के मुद्दों को उठाइए और एक मजबूत विपक्ष की बात करिए। जिन मुद्दों को उठाना था, कांग्रेस दुर्भाग्यवश उन मुद्दों को ना उठा करके अनर्गल मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं।
महाराष्ट्र में भी यही हुआ, पालघर पे कुछ नहीं बोले, सुशांत की हत्या पर कुछ नहीं बोले, और अब अर्नब को 12-12 घंटे बैठाते हैं, उनके पत्रकार को जेल में बंद कर लेते हैं, बुला लेते हैं, तमाम प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। ना तो वहां की सरकार के और सहयोगी दल, घटक दल कुछ कह रहे हैं, ना ही देश भर के पत्रकार उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे याद है कभी किसी पत्रकार का कैमरा टूट जाता था पुलिस लाठीचार्ज में किसी रैली में, तो पूरा दिन मीडिया दिखाता था कि कैमरामैन का कैमरा तोड़ दिया गया और ये किया वो किया। बट आज एक पत्रकार के ऊपर दमनकारी नीति के तहत लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और लोग खुश हैं, पत्रकार खुश हैं कि अच्छा हुआ अब ये फेल हो गया, हमारे बराबर आ जाएगा जी। परंतु ये लोकतंत्र है और ये जनता की ताकत है। इसी प्रश्न को मैं प्रदीप जी के पास भी ले जाना चाहता हूं। प्रदीप जी, आपको भी लगता है कि ये जो है ये लोकप्रियता और फलस्वरूप जो जलन होती है और लोगों में उसी प्रोफेशन में, ये इसी की लड़ाई है या इसका लोकतंत्र में भी इसका कोई असर है, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रदीप जी। सर देखिए, इतनी लड़ाई होती तब तो बात भी थी। आप अगर डेटा और स्टेटिस्टिक को देखें तो अर्नब इतना आगे निकल चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं कि एक 19 होता है, बड़ी मेहनत करके उसको काट देंगे। अगला है 35 लोग हैं 19 पे, डबल से का डिफरेंस है। तो देखिए जलन होना इस तो होगी उनकी, लेकिन जिस प्रकार से जितनी आगे वो निकला है, और देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया है कि उतनी ही उससे जल्दी रखता है उसका, मतलब क्या होता है, एक डिग्री होता है विरोधी में विरोध करो, क्या मतलब पानी न देना उसको। आपकी आवाज कट के आ रही है सरकार का रवैया, आपकी आवाज कट मैं वापस आता हूँ आपके पास, मैं वापस आता हूँ प्रोफेसर। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं आपके पास आ रहा हूँ चंद्रकांत जी, क्योंकि आपने कहा था एक अलग आप पर्सपेक्टिव रखना चाहते हैं इस इश्यू पे। मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत पुरानी बात सुजीत सर, एक छोटी सी बात मैं आपको, हाँ जी, नहीं एक छोटी सी बात मैं कोट कर दूं, फिर उसके बाद आपको मैं भी चाहूंगा कि मैं सिंह साहब को सुनूं। आप जो हम लोगों में जो आपने कहा था ना, मैं उसी बात पर एक छोटी सी बात, वो मैंने स्पष्ट किया कि हम और आपका अर्थ क्या है। मतलब जब, अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, वो मैं लाइट मोड पे कह रहा हूँ, पब्लिक की बात होती है, लाइट मोड पे कह रहा हूँ सुजीत सर। सुजीत जी, ये अवसरवादी लोग हैं, ये अवसरवादी लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, ये अवसरवादी लोग हैं। इंडिया टुडे ने 2002 से 2018 तक राहुल गांधी पर 22 एडिशन निकाले, जिसमें ये लिखा गया कि ये अब निकलेगा और अब देश बदल देगा, ये अब निकलेगा और देश बदल देगा। ये लॉन्चिंग में है, ये लॉन्चिंग में है, ये लॉन्चिंग में है। अब 2002 से 2013 तक इंडिया टुडे ने 14 एडिशन निकाले थे नरेंद्र मोदी पर। उन 14 में से 12 जो थे एडिशन, उसमें नरेंद्र मोदी को 2002 में ही लपेटा गया था, 2002 में ही लपेटा गया था। ठीक है ना? तो आप सोच लीजिए कि आप ही अवसरवादी कौन लोग हैं और किनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो प्रोफेसर सिंह, मैं आपसे ये एक साझा कर रहा हूं अंदर की बात। इस तरह की बातें जैसे श्रीकांत जी ने भी बताई, जो इंडस्ट्री की बात है, अक्सर किसी मीडिया हाउस में खुले तौर पे नहीं कहा जाता। ये 90 की दशक की बात है, जब टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर हुआ करते थे दिलीप पडगांवकर, और वो पता नहीं कितना चीफ एडिटिंग करते थे, वो रैकेटिंग बहुत करते थे, ऐसा उनपे इल्जाम था। तो एक समय ट्रिनिदाद एंड टोबैगो गए हुए थे घूमने में, सैर करने गए हुए थे, और उस समय विनीत जैन आ गए ऑफिस में टाइम्स ऑफ इंडिया के। उन्होंने कहा कि आपके एडिटर कहाँ हैं? तो लोगों ने बताया कि वो तो घूमने गए हैं। तो कहाँ घूमने गए, मुझे तो बताकर नहीं गए। फिर फोन लगाया उनको, और वो थे ट्रिनिडाड में। उन्होंने फोन उठाया और उनसे पूछा गया कि भाई आप नहीं बताकर चले गए ऑफिस से? तो उन्होंने कहा मैं तो चीफ एडिटर हूं, मुझे किसी को पूछने की जरूरत क्या है। तो विनीत जैन ने उनसे कहा, जो कि मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के लोगों ने बताया, कि अभी से इसी वक्त से आप चीफ एडिटर नहीं है, आपको बर्खास्त किया जाता है।
और तब से लेकर आज तक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी भी पत्रकार को बहुत बड़ा होने नहीं देता। मतलब टाइम्स का जो ब्रांड है उससे बड़ा पत्रकार स्वयं हो जाए, ये मौका उसने अर्नब गोस्वामी को कैसे दे दिया? क्योंकि अर्नब गोस्वामी को टाइम्स नाउ में जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, आपने देखा होगा कि अर्नब जब एनडीटीवी में काम करते थे तो बरखा दत्त के सामने या राजदीप सरदेसाई के सामने बहुत दुबक के रहते थे। जब वो टाइम्स नाउ में आ गए तब उनका अपना एक ब्रांड क्रिएट हुआ, इतना बड़ा क्रिएट हो गया कि उन्होंने अपना कंपनी भी वो उससे चालू कर पाए, उससे लॉन्च कर पाए। तो ये आपको, चूंकि आप मीडिया का पर्सपेक्टिव देना चाहते थे, इसलिए मैंने आपके साथ ये अंदर वाली बात शेयर की। आपको क्या लगता है कि ऐसी भूल अगर हम कहें टाइम्स ग्रुप से कैसे हो गई कि इन्होंने अर्नब को इतना बड़ा बनने दिया, और आज शायद हम उसी का नतीजा देख रहे हैं? जी देखिए, सौभाग्य दुर्भाग्य से 12 साल मैंने पत्रकारिता की और उसकी शुरुआत यूं कहिए ट्रेडिंग टाइम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में हुई, और जिस स्कूल से मैं पढ़ा उसके डायरेक्टर दिलीप पटगांवकर ही थे। तो उसके बाद की बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पूरी कर दी है। हाँ। और बात रही फिर एडिटर की, चूंकि टाइम्स ग्रुप एक नए माध्यम में आ रहा था, जो टेलीविजन था, और टेलीविजन उसका कोई फोटे नहीं था। हालांकि टाइम्स टेलीविजन करके 90 के दशक में उसी टाइम्स हाउस में 10 दरियागंज में वो शुरू हुआ था, और कुछ न कुछ कोई प्रोग्राम वगैरह बनता रहता था टाइम्स टेलीविजन में। लेकिन टेलीविजन में टाइम्स नाउ की वह टाइम्स ग्रुप की वह उपस्थिति नहीं थी जो प्रिंट में थी, चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो या बिजनेस में हो या सामान्य अखबार में हो या दूसरी भाषाओं में। तो उसमें उनको एक बहुत बड़ा ब्रांड चाहिए था, और बहुत बड़े ब्रांड का एक इंडिविजुअल ब्रांड भी चाहिए था जो उसको एस्टैब्लिश कर सके। तो उसको छूट देना मजबूरी थी, यह कोई विकल्प नहीं था, यह एक मजबूरी थी। यही वजह है कि अर्नब के बाद जो भी आएंगे उनको वह छूट नहीं मिलेगी, मुझे जहां तक ये बात समझ में आती है जी। लेकिन इस पूरी बातचीत को, एक तो मैं आप लोगों से ये बात स्वीकारना चाहता हूं कि अपने से बाद की पीढ़ी और अपनी पीढ़ी को इस तरीके से सुनने का मौका मिला, तो मैंने अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस किया, कृतार्थ महसूस किया। चाहे वो अर्पित हो या श्रीकांत जी हो या प्रदीप हो, रतनदीप जी तो लगभग हमारी पीढ़ी के लग रहे हैं, आप थोड़ा हमारे बाद के होंगे। कि हमें तो आप 1 घंटा भी सुनाते रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो भोजन मिल रहा था आप लोगों को सुनते हुए। अब चूंकि आपने कहा है बोलने के लिए, तो मैं स्वार्थ हमको त्यागना पड़ेगा। और पहले ही मैंने आपसे इसीलिए आग्रह किया था कि हमको बाद में कहिएगा, ताकि लोगों से सीख लूं। अगर मेरे पास कुछ ना हो तो उन्हीं की बात कह दूं अलग से बदल के। तो इस भूमिका के बाद मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं आपके सामने। देखिए, पिछले लगभग 10 सालों से भारत में एक संघर्ष, एक लड़ाई शुरू हुई है। वह लड़ाई है सत्ता संस्थान बनाम जनता। सत्ता संस्थान बनाम जनता, यह पहले लड़ाई नहीं, अब यह सत्ता संस्थान बनाम सरकार का भी कहीं कहीं रूप ले लेती है। जैसे केंद्र सरकार के मामले में यह जो लड़ाई है वह सत्ता संस्थान बनाम मोदी सरकार का रूप ले चुकी है। यह संभव इसलिए हुआ है कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस हैं। लगभग मोबाइल की जो डेंसिटी है, जो पहुंच है, 90% से ज्यादा है। टेलीविजन या अखबार या कोई दूसरा माध्यम इस तरह की पहुंच का दावा नहीं कर सकता। और जनता को बिना किसी पॉलिटिकल मेडिएशन के, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशनल मेडिएशन के, इस टेक्नोलॉजी ने उनकी रुचियों के हिसाब से, उनके हित के हिसाब से, उनके क्षेत्र या टेरिटरी के हिसाब से, उनकी भाषा के हिसाब से, इसमें चाहे तो आप और जितनी श्रेणियां क्लासिफिकेशन जोड़ना चाहें जोड़ ले, उनकी जाति के हिसाब से, उनके गोत्र के हिसाब से, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। लोगों को जुड़ने का मौका मिला है,
लोग एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं। और ये जो मास कम्युनिकेशन का दौर था, जिसके हम सब लोग प्रोडक्ट हैं, जिसकी परिभाषाएं हमने पढ़ी है, चाहे वो किताब हो या टेलीविजन हो या रेडियो हो या अखबार हो या पत्रिका हो, हम सब उसी के फल, भोजन, फूल, हवा, पानी ये सब पे तैयार हुए लोग हैं। हमारी परिभाषाएं सब हुई हैं। हम जो भी फैसले लेते हैं कि 90% जो अवधारणाएं हैं सब उधर से ही आती है। लेकिन जो जनता है, जिसको हर दिन काम करना होता है, जो बिजनेस है, जिसको हर दिन प्रॉफिट के लिए जूझना होता है, छात्र है, जिसको अच्छा करने के लिए अगर वो सिंसियर है तो देखता है कि हमको कहां से क्या कंटेंट मिल रहा है। इन सब चीजों को आप जोड़ दें तो जो सत्ता संस्थान है, जिसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें विपक्ष का नेता है, सरकार भी है, इसमें न्यायपालिका है, उसमें नौकरशाही है, उसमें विधायिका है, उसमें मीडिया है, उसमें विश्वविद्यालय है, उसमें कॉलेज है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज है, पूरा ये सब के सब संस्थान बनाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। और जो लड़ाई शुरू हुई 10 साल पहले सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल पे, वह सत्ता संस्थान बनाम जनता की जो लड़ाई शुरू हुई, आज की तारीख में वह सत्ता संस्थान बनाम मोदी सरकार का भी रूप ले चुकी है। इसका मतलब यह नहीं है कि सत्ता संस्थान बनाम जनता नहीं है, सत्ता संस्थान बनाम जनता है। महाराष्ट्र में है, जहां सत्य की परिभाषा जो एस्टैब्लिशमेंट देता था वही स्वीकार्य होता। अब जो सत्य की परिभाषा है, हम मास मीडिया पे, मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे, टेलीविजन, अखबार, रेडियो पे उसके लिए विश्वास नहीं करते। कोई भी तथ्य मिलेगा तो सुरजीत गुप्ता को फोन करूंगा मैं। अब आप 4 लोगों से परिचय 5 लोगों से हो गया तो उनको भी फोन करूंगा, हाँ श्रीकांत जी क्या आपकी क्या जानकारी इसके बारे में। अच्छा अर्पित बड़ा यंग आदमी हो, तुम्हारे सोशल ग्रुप में इसका क्या चल रहा है नहीं रतन। लेकिन साथ ही साथ चंद्रकांत जी आप ये भी देखिए कि सोशल मीडिया पर भी वही सबसे टॉप पे ट्रेंड करता है जो कि टीवी पे चल रहा होता है। मैं इसको दूसरे तरीके से रखना चाहता हूँ। सॉरी कुमार जी, वो सॉरी सुजीता, ये बात मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ मैं इसको आप क्या, हाँ बताइए, आप अपनी राय रख सकते हैं। या तो इसमें श्रीकांत जी इस पे सुजीत जी मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ट्रेंड टीवी के हिसाब से सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ट्विटर पे ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है, बल्कि ट्विटर के हिसाब से या फेसबुक के हिसाब से टीवी अब दिखा रहा है। टीवी को छक मारकर उस खबर पर आना पड़ता है जिसे ट्विटर ट्रेंड करा रहा है। टीवी को छक मारकर फेसबुक के उस वीडियो की पड़ताल करनी पड़ती है और उसकी खबर निकाल के दिखाना पड़ता है। तो थोड़ा इत्तेफाक हो जी, कम से कम वेबसाइट पे तो हो रहा है ये सब। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ उत्तर के रूप में, और मैं डायरेक्ट तब अर्नब गोस्वामी पे आना चाह रहा हूँ। सर टीवी वालों ट्रेडिशनल टेलीविजन का प्रोडक्ट नहीं है आज की तारीख में। अर्नब गोस्वामी सोशल मीडिया के कंटेंट और फॉर्मेट को टेलीविजन में ठूस रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, सोशल मीडिया के कंटेंट और उसके फॉर्मेट को, उसकी भाषा को, उसके अंदाज को, उसकी शैली को वह टेलीविजन में ठूस के दे रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पे चिपके हुए 50-60 करोड़ से ज्यादा लोग, व्हाट्सएप वगैरह जोड़ दें तो और ज्यादा हो जाएगा। ये इन सबों को अर्नब गोस्वामी में अपनी सोच, अपने अनुभव का वेरिफिकेशन मिलता है। अर्नब गोस्वामी को वो नई बात सुनने के लिए नहीं सुनने जाते टेलीविजन पे। अर्नब गोस्वामी से में वो अपना मिरर देखते हैं, स्वीकृति पाते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया से वेरिफिकेशन लेते हैं। और अर्नब गोस्वामी के हिट होने का भी यही कारण है कि वो टेलीविजन से इंस्पायर्ड नहीं है। वो किससे इंस्पायर्ड है? वो सोशल मीडिया से इंस्पायर्ड है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर सवार करोड़ों लोग जो ऑडियंस भी हैं, कंज्यूमर भी हैं और प्रोडक्ट भी है। याद करिएगा 3 स्थितियां एक साथ हैं। वो
ऑडियंस भी है, वो कंज्यूमर भी है और वो प्रोडक्ट भी है। और इन तीनों चीजों के इकट्ठा अनुभव को आप कह सकते हैं टेलीविजन पे बैठ के वह सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है कंटेंट और फॉर्मेट का। इस कारण आप कह रहे हैं कि लेकिन प्रोफेसर साहब ये ठीक है कि गलत, ये भी बताते। इस कारण आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसी सरकारें थ्रेटेंड महसूस कर रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? उसकी वजह क्या है कि अब तक आपने जो सत्ता चलाई, मेरा भी एक सवाल पूछ लीजिएगा। अब तक जो आपने सत्ता चलाई वह सत्ता थी कि सत्य को आप पॉलिटिकली करेक्ट तरीके से परिभाषित करते थे और सत्य का हिंदू द्वेषी होना जरूरी था, सत्य का भारत विरोधी होना जरूरी था, सत्य का मुस्लिम परस्त होना जरूरी था। और इसकी शुरुआत हुई 1920-21 में खिलाफत आंदोलन से। जो खिलाफत ISIS ने पिछले 10 साल पहले शुरू किया, जो खिलाफत आज तुर्की वापस लाना चाहता है, जिस खिलाफत का खात्मा 1920-21 में तुर्की में हुआ, उसी खिलाफत की 100वीं वर्षगांठ होने वाली है ये। और उस 100वीं वर्षगांठ में आप हिंदू द्वेषी, भारत विरोधी, समावेश विरोधी, सनातन विरोधी और मुस्लिम परस्त सत्ता संस्थान के डिफिनिशन के सर्वाइवल के लिए, उसके अस्तित्व के लिए और सत्ता के जो कॉरिडोर है, सत्ता के जो जहां तहां जगहों के कोने हैं जहां लोग पड़े हैं, चिपके हैं, उसका लाभ लेते रहे हैं, उनको सत्य अब चुनौती दे रहा है। अब इस सत्य की चुनौती से उनका जो निहित स्वार्थ है वो डगमगा रहा है, वो महल हिल रहा है। और उसको एक आदमी अपने पूरे टेक्नोलॉजिकल ताकत से, अपनी हिम्मत से, नए लोगों की ऐसी टीम खड़ा करके जो 40-40 घंटे जिनके पांव फूल जाते हैं, फट जाते हैं, अपने जूते में नहीं आते, जो 35 साल की रिपोर्टर है वो 50 साल की बूढ़ी जैसी लगती है, इतना ज्यादा काम करती है धूल भागते हुए, वो मैंने अपनी आंखों से हाथरस में देखा है। ऐसे में कोई भी सत्ता संस्थान, लेकिन प्रोफेसर साहब ये ठीक है क्या? सुजीत जी, मेरा सवाल था इनसे। हाँ प्रोफेसर साहब, माफी के साथ, आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इक्वल टू रिपब्लिक टीवी, आपका कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया इक्वल टू रिपब्लिक टीवी, और कंटेंट उनके पास है नहीं, वो सारा कंटेंट जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। श्रीकांत जी की आवाज बीच में चली गई। ठीक है, अनम्यूट। ठीक है। मेरा सवाल एक छोटा सा था। आपके हिसाब से सोशल मीडिया इक्वल टू रिपब्लिक टीवी, और सोशल मीडिया का कंटेंट ही रिपब्लिक टीवी ठूस ठूस के दिखा रहा है, ठीक है? अर्णव गोस्वामी सोशल मीडिया का सारा कंटेंट ठूस ठूस के दिखा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो कुछ लोग उसको छाप रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और वही वो जब रिपब्लिक में देखते हैं तो उनको खुद वो अपने आप को देख पाते हैं आईने में और उनको बड़ी संतुष्टि होती है। क्या आप मान रहे हैं कि ये अगर है भी तो ये क्या सही है? दिस इज नहीं, ये पत्रकारिता है। इसके साथ मैं एक और प्रश्न जोड़ना चाहूंगा, चंद्रकांत जी वो सवाल भी ले सकते हैं साथ में। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अर्णव गोस्वामी को कितना हिंदू परस्त मानते हैं? क्योंकि अगर आप शबरीमला के प्रश्न पे देखें या फिर अगर आप शनि शिंगणापुर के प्रश्न पर देखें तो वहां पर उन्होंने फेमिनिज्म को हिंदुइज्म से ऊपर का स्थान दिया, और उन जगहों पर लगभग जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी का भी पहले एक पोजीशन था कि नहीं ठीक है हर स्थान पे, बाकी तो मस्जिदों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते और आप पारसी सेंट टेम्पल के बारे में नहीं कह सकते, गिरजा के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्येक मंदिर में प्रत्येक जन का प्रवेश होना चाहिए, ये स्टैंड जो है अर्णव गोस्वामी का था। तो इसलिए उनको आप कितना हिंदू परस्त समझते हैं? चंद्रकांत जी, अर्पित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पहले चूंकि उम्र में ज्यादा छोटे हैं श्रीकांत जी और उससे बहुत सीखा है मैंने फैक्ट्स के मामले में अभी सुनते हुए उनको, तो मैं उनको उत्तर देने का पहले प्रयास करूंगा और उसी में मैं कोशिश करूंगा कि आपके उत्तर को बुन दूं। श्रीकांत जी ने कहा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया इज इक्वल टू रिपब्लिक टीवी, तो इक्वल टू तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसका जो बहुत सारा कंटेंट है और उसका चूंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है,
वो टेलीविजन में, रिपब्लिक टेलीविजन चैनल पे दिखता है। अब ये सवाल इन्होंने उठाया कि क्या यह सही है, तो मेरा इसमें ये मानना है कि जहां कुछ 100 लोग, कुछ 50, 100, 1000 लोग मिल करके कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट जनरेट करते हैं, उसके पहले वो कंटेंट आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पैकेज करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कुछ 1000 लोगों के द्वारा की गई जो प्रक्रिया है, वह अगर करोड़ों के पार्टिसिपेशन से सामने आ रही है, तो यह ज्यादा डाइवर्स होगी, यह ज्यादा स्वीकार्य होगी और यह ज्यादा लोगों तक जुड़ी होगी, उसकी जड़ें ज्यादा गहरी होंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने कम समय में कोई चैनल टीआरपी की बुलंदियों को इतना जल्दी नहीं छूता। मैं आपको अर्पित जी, आप कुछ इससे जोड़ना चाह रहे थे? अर्पित जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे इस विषय में? व्यक्तिगत मत ये है कि अर्नब इज इनकैसिंग द वेव, द प्रेजेंट वेव इन इंडिया जी, एंड निश्चित रूप से एक व्यापारी के रूप से वो कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनका चैनल है, उन्होंने चलाया है, हजारों लोगों का रोजगार है, टीआरपी आएगी, प्रचार आएगा और सब धन धान्य संपदा आएगी। मगर ये कह देना कि अर्नब हिंदू हृदय सम्राट हैं या अर्नब हिंदू हित रक्षा के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद ये अभी बहुत जल्दी होगा और हो सकता है भविष्य में गलत भी हो जाए। तो अभी वर्तमान में चूंकि देश का माहौल ऐसा है कि युवा अपने संस्कारों की तरफ जा रहा है, अपनी सनातन संस्कृति को समझ रहा है, अपनी पुरातन सभ्यता को मान रहा है, पहचान रहा है और उसको वर्तमान विज्ञान से जोड़ करके विश्व तक पहुंचा रहा है, विभिन्न माध्यमों से, लेखनों से, वक्तव्यों से, वीडियो से, सब प्रकार से। और अर्नब को वो चीज समझ आई समय रहते और उन्होंने उस चीज को इनकैश करने का प्रयास किया, जिसमें मुझे लगता है वो काफी हद तक सफल हो चुके हैं और सफलता उनकी टीआरपी के रूप में पूरे देश को दिख रही है। कहीं ना कहीं बाकी चैनल Ratnadev, would you agree as a marketing and advertising professional that he is more into, more conscious about his brand than Hindutva or Hinduism, and we shouldn't project him as such? I personally feel Arnab is not a mascot of Hindutva, rather he is a mascot of nationalism. Right. Because I have seen him criticizing BJP on lots of occasions on various issues. So he does not mince his words when he finds a genuine reason to bash BJP as well. But he is always pro-India, and as he claimed a few days back that he is a hardliner for India. That is the voice, because a lot of people who are pro-India, they may incidentally be Hindus, who are pro-India, they find their voice in Arnab, because Arnab speaks on their behalf. जो गुस्सा वो खुद किसी के ऊपर निकाल नहीं सकते या उनको बोलने का कोई एवेन्यू नहीं मिलता, वो उनको टाइम्स नाउ में भी अर्नब के जरिए दिखता था और आज के दिन में रिपब्लिक के जरिए दिख रहा है। यही प्रश्न मैं आप तक ले जाता हूँ श्रीकांत जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो अर्नब की ब्रांडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर ये जो हमने बीजेपी और आरएसएस पे चर्चा करते समय भी ये कहा कि सुविधा अनुसार वो या तो किसी चीज को मना कर देते हैं या किसी चीज के पक्ष में हो जाते हैं, तो एज अ मीडिया पर्सन इसको आपने अंदर से कैसे देखा? क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि शायद मीडिया हाउस के अंदर ऐसा होता होगा, लेकिन आपने तो अंदर से देखा है। अगर आप अर्नब के बारे में नहीं कहना चाहें तो किसी भी और टीवी चैनल के बारे में कह सकते हैं कि अंदर इसकी प्लानिंग कैसे होती है कि हमें ये पोजीशन लेना है इस इशू पे। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। अर्णव गोस्वामी को सीताराम गोयल आपको पता होगा, और अरुण शौरी के बराबर ना हम आके तो बहुत बेहतर होगा, है ना, हम लोगों के लिए, क्योंकि सीताराम गोयल ने जो काम किया है या फिर उनकी किताबों ने जो लिटरेचर ने जो काम किया है और अरुण शौरी ने जो अपने टाइम पे जो काम किया है उसको हम ना आके तो बड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि ये वर्तमानिक जो समय है
वो उनकी विचारधारा या जिस विचारधारा को वो सब को लेकर वो खबरें बना रहे हैं या फिर नेशनलिज्म को लेकर वो जो चीजें दिखा रहे हैं, ये वक्त उसी का है। यानी कि ऐसा नहीं कि सरकार किसी और की और वो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं या सरकार की मानसिकता या दर्शकों की मानसिकता के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। वो दर्शकों की मानसिकता और सरकार की कुछ हद तक मानसिकता जिस तरफ है उसी लाइन को वो टो कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो ये टीआरपी का पूरा गेम है, या किसी भी न्यूज चैनल्स में आप देखिए, क्योंकि मैंने केवल अर्णव के साथ नहीं बाकी भी जगह काम किया है, टीआरपी का गेम बेसिक ये होता है कि आप किसी, देखिए अर्णव गोस्वामी को आप लाइक करें डिसलाइक करें, लेकिन उस व्यक्ति को व्यक्तिगत, मैं खुद मतलब अलग अलग मेरी दृष्टिकोण होती है, मैं एज अ बॉस उनको पसंद नहीं करता हो सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को मुद्दा पकड़ना आता है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ना खबर सूंघना। उस व्यक्ति को खबर सूंघना अच्छा आता है, और उस खबर पर खेलना और उस खबर को लगातार बनाए रखना और उस खबर से खबर कैसे निकल सकती है, और जिसे कहते हैं ना लीड, स्टोरी लीड निकालना, कि एक खबर की कैसे बेहतर और बढ़िया स्टोरी लीड निकल सकती है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कौन से रिपोर्टर्स को लगाया जाए, कौन सा रिपोर्टर कहाँ नॉक करे, इसमें कौन सा एंगल निकल सकता है, और जब वो एंगल लोगों से जुड़ा हुआ होगा, जब वो पूरे एंगल्स लोगों से जुड़े होंगे, वो लीड लोगों से जुड़े हुए होंगे, और शाम को उसमें हल्का सा राष्ट्रवाद, थोड़ा सा हिंदुइज्म, थोड़ा सा राष्ट्रवाद और थोड़ा सा अग्रेशन अब जब डाल देते हैं, है ना, विद सम हिंदी के कुछ शब्दों के साथ, तो वो रिपब्लिक पर 7 बजे का शो बन जाता है। लेकिन टीआरपी केवल इन्हीं सारी चीजों से नहीं मिलती है सर। जी पूरी कीजिए अपनी बात। जी हाँ, टीआरपी केवल इन्हीं चीजों से नहीं मिलती है सर। मैं कह रहा हूं कि अगर पालघर की हिंसा या पालघर की घटना ने अर्णव को वो फोकस या फिर वो लेंथ नहीं दिखाया। मैं आपको बताऊं छोटी सी चीज, जिस दिन हम लोगों ने इंग्लिश का चैनल लॉन्च किया था, आपको पता होगा रिपब्लिक, जिस दिन हमने, क्योंकि मैं लॉन्चिंग टीम में था, हम लोगों ने जब लॉन्च किया तो लॉन्च करने के 1 महीने के अंदर अंदर हम फर्स्ट पे थे, पहले पर थे, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर हम थे। हमने बिहार के 3-4 स्ट्रिंग किए थे तो हम फर्स्ट पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वहां मार काट ज्यादा नहीं थी, वहां दिक्कतें नहीं थी, न्यूज एक्स हो या इंडिया टुडे हो, उसको लेकर इतनी खींचतानी नहीं थी, और वहां जो ब्रांड वैल्यू था अंग्रेजी एलीट क्लास के लिए वो अर्णव गोस्वामी था, तो हमें रीच करने में फर्स्ट पोजीशन पे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम की बात करते हैं, हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में आज तक जैसा ब्रांड है, जी न्यूज जैसा ब्रांड है, और एबीपी जो ब्रांड है, जो 2014 से लेकर 2014 से पीछे से लेकर वो अल्ट्रा नेशनलिज्म, अल्ट्रा हिंदुइज्म को वो जो ब्रांड कर रहा था, तो हिंदी में बड़ी टक्कर थी। तो हिंदी की टक्कर को आप ऐसे नेशनलिज्म में नहीं कर सकते, आप अल्ट्रा टू मोर अल्ट्रा नेशनलिज्म आपको देना पड़ेगा, और खबर के तमाम इम्पैक्ट, खबरों के तमाम एंगल्स, और खबरों के लिए ऐसी अप्रोच करनी पड़ेगी और सीधे लोगों की बात करनी पड़ेगी, तभी टीआरपी गेन होती है। जी, बाकी मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं चंद्रकांत जी के पास एज मीडिया स्टडीज के एक्सपर्ट के हिसाब से उनसे मैं पूछ रहा हूं कि देखिए टीआरपी का ये जो पूरा खेल है, ये शायद साइड शो हो, क्योंकि कहीं इससे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र सरकार को इससे महसूस हो रही होगी कि अगर बॉलीवुड के तह तक जाते जाते सीबीआई और ईडी और एनसीबी अगर दाऊद गैंग तक पहुंच गई, क्योंकि यहाँ देखिए अगर केवल ये अगर प्रश्न होता अर्णव गोस्वामी का तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, बल्कि इसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी आ गए हैं। और आपको याद होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी के आने के बाद ही अर्णव ने सुशांत केस पे अपना रुख मोड़ा। करीब 1.5-2 महीने तक वो लगातार नेपोटिज्म चिल्ला रहे थे टीवी पर। जैसे ही सुब्रमण्यम स्वामी के बहुत नजदीक के वकील हैं ईश्वरन सिंह भंडारी, उन्होंने कहा कि नहीं ये हत्या है, तब से रिपब्लिक टीवी पर शुरू हुआ कि नहीं ये हत्या है। इससे पहले नेपोटिज्म का नैरेटिव चल रहा था। तो ऐसे में ये जो टीआरपी वाला इशू है, ये एक साइड शो है, ये उनको शायद बदनाम करने के लिए किया गया हो। असली मुद्दा तो सुशांत है। आपको क्या लगता है? मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि सुशांत एक प्रतीक हो सकते हैं, एक बहाना हो सकते हैं, अर्णव प्रतीक हो सकते हैं, बहाना हो सकते हैं। जो असली मुद्दा है वो पुराने सत्ता संस्थान बनाम नई सरकार, केंद्र की सरकार, पुराने सत्ता संस्थान जिसमें लेफ्ट ऑफ द सेंटर था,
हिंदू विरोधी था, भारत विरोधी भी था बहुत हद तक। अब वह राइट ऑफ द सेंटर की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है, केंद्र में पिछले 6.5 साल से है। इसकी लड़ाई है ये। और जो पुराना सत्ता संस्थान था, जिसकी जो नैरेटिव थी, हिंदू द्वेषी, भारत विरोधी, हिंदू तोड़ो मुस्लिम जोड़ो, मुसलमानों में 73 फिरके हैं, कभी मुसलमानों के 73 फिरकों की बात नहीं होती। हिंदुओं में बहुत जातियां हैं, उपजातियां हैं, इसकी बड़ी बात होती है। तो हिंदू तोड़ो मुस्लिम जोड़ो की जो राजनीति थी और सत्ता संस्थान का जो नैरेटिव था, उस नैरेटिव को तोड़ा जा रहा है। वो चाहे पालघर हो, चाहे सुशांत की घटना हो, सीता कामयान की घटना हो, या बाद में हाथरस की घटना हो, करौली की घटना हो, दिल्ली में आदर्श नगर की घटना हो, या बलरामपुर की घटना हो, इन सभी घटनाओं के नैरेटिव की आप जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि हिंदू तोड़ो मुस्लिम जोड़ो की नैरेटिव के बरक्स हिंदू जोड़ो किसी को न छोड़ो की नैरेटिव तेजी से सामने आ रहा है। और इसीलिए जो हिंदू तोड़ो की नैरेटिव पे टिकी हुई सरकार है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, और जिस नैरेटिव को पिछले 70 सालों से ज्यादा से जो बॉलीवुड वैधता देता रहा, इंटेलेक्चुअल वैधता देता रहा है, उनके दिमाग में टेलीविजन के मार्फत घुस के, उनके दिमाग में फिल्मों के, और पिछले 30-35 सालों में बहुत ही एग्रेसिवली आप फिल्मों में 786 देख ले, फिल्मों में मस्जिद देख ले, अजान देख ले, शंकर का जो प्रतिबिंबन है, या जैसे शंकर को प्रोजेक्ट किया जाता है या हमारे देवी देवताओं को किया जाता है, वो देख लीजिए। इसके बड़ा दूसरे मजहब है, उनको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, और उसको एक क्वांटिटेटिव स्टडी करिए। 100 फिल्में, इन 100 फिल्मों में किस आस्था के प्रतीक को कैसे किया गया, बिल्कुल क्वांटिटेटिव करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अब जो जनता है टेक्नोलॉजी पे सवार होकर के अपना नैरेटिव सरकार में चाहती है। वह नैरेटिव महाराष्ट्र सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि यह सरकार पुराने नैरेटिव पे आधारित है। सुशांत उसमें फिट नहीं बैठते थे, सुशांत गए। ईसा सालियान फिट नहीं बैठती थी, वो गई। अर्नब उसमें बहुत ज्यादा बिल्कुल ही फिट नहीं करते, इसलिए अर्नब को फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, सोशली जितने तरीके से हो सकता है अर्नब। आपको लगता है कि ये थ्रेट जो है ये सच का थ्रेट है, या फिर अर्नब अपना महत्व और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करने के लिए ऐसी खबर फैला रहा है? सचमुच का थ्रेट दिया गया होगा? देखिए, हमने स्टिंग जाहिर है, स्टिंग ऑपरेशन हमने देखा है। रत्नदीप, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऑपरेशन का कांग्रेस वाला वो स्टिंग ऑपरेशन भी हमने देखा है। कोई संदेह का कोई कारण नहीं है। सीधी बात है कि पूरे संस्थान, जिसमें पुलिस भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, दूसरी न्यायपालिका भी है लोअर लेवल पे, और दूसरे भी है, सबका इस्तेमाल करके एक सत्यान्वेषी, सत्य के साथ खड़ा और जनता के साथ खड़ा, और जनता तो 80% हिंदू है, तो हिंदुओं के साथ खड़ा आप ले लीजिए। इस अर्थ में जो भी चैनल होगा, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म का विरोध होगा। और थोड़ी देर पहले श्रीकांत जी ने कहा भी था कि भाई आप कुछ भी ट्विटर पे कहिए, आप भी प्लेटफॉर्म कर दिए जाएंगे, फेसबुक पे कहिए, आप भी प्लेटफॉर्म कर दिए जाएंगे। और ये भ्रम में न रहिए कि ये सिर्फ भारत में है, अमेरिका में भी है, और यूरोप के लगभग हर देश में यही स्थिति है। आपको याद होगा 1997 से लेकर के 2012 तक 1400 से ज्यादा गोरी लड़कियों का हिंदुस्तान पाकिस्तान से गए परिवार है, उनके लोगों ने उनका बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का शारीरिक शोषण किया, और 14 साल तक वहां के बीबीसी ने, अखबारों ने, टेलीविजन चैनल ने उसकी चर्चा तक नहीं, डर के मारे कि उनको रेशियल कह दिया जाएगा। ये है डिफिनेशन सत्य का जी। अब 100 में 99 व्यक्ति अगर एक ही मजहब का है, एक ही रिलीजन का है, एक ही कम्युनिटी और क्षेत्र का है, एक ही भाषा का है, तो उसका नाम मत लो। अभी आपने देखा ये इसमें कोरोना के टाइम में कहा गया सिंगल सोर्स। इसी में एक और पहलू है, इसी इशू में एक और पहलू है, और वहां पर शिवसेना का अवस्थान बहुत अजीब सा है, क्योंकि शिवसेना तो कल तक कहीं और थी, आज कहीं पर और है, और इसमें लेकिन कल भी यहाँ थी।
ये तो शिवसेना बहुत बढ़िया कल भी जहां थी और आज जहां है, दोनों में लेकिन हाँ। एक समानता है। देखिए, अगर आप बाल ठाकरे के समय भी लें, तो बाल ठाकरे के समय पर अगर वो इस तरह के नैरेटिव के खिलाफ खड़े होते थे, खड़े होकर कुछ बोलते थे, तो जैसे ही वो व्यक्ति जाकर मातोश्री में जाकर अपनी हाजिरी लगाता था, बाल ठाकरे की सुर में नरमी आ जाती थी। चाहे जावेद वो संजय मियादाद। दत्त के पिता हो, चाहे संजय दत्त के पिता हो, जो जाकर उनसे कहे कि भाई मेरे बेटे को छुड़वा दीजिए, उनको बेल दिलवा दीजिए, या बॉलीवुड का कोई भी हो, तो बॉलीवुड के साथ शिवसेना का ये जो प्रमुख हैं, उनके परिवार का एक बहुत नजदीकी रिश्ता बहुत समय से रहा है। चूंकि रत्नदीप काफी समय से आए नहीं है इस पर, तो रत्नदीप को मैं कहूंगा कि वो ये प्रश्न ले। मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। बाला साहब ठाकरे और बॉलीवुड का जो रिश्ता था वो नूरा कुश्ती वाला था। WWF फाइट थी ना, वो फाइट का था। हम दोनों एक दूसरे को बचाते हैं, दोनों पैसा कमाएंगे, मारेंगे किसी को नहीं, दोनों सरवाइव करेंगे, थोड़ा हम भी प्रोफेसर चिल्ला साहब, लेंगे। प्रोफेसर साहब, सुजीत जी का प्रोग्राम मैंने अलग अलग ग्रुपों में टॉस किया है, तो तमाम ऐसे लोग देख रहे होंगे, ध्यान रखिएगा कल तक आपके खिलाफ कहीं फतवा ना निकल जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे और सुजीत जी को तो आदत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं नहीं, शायद पहला चंद्रकांत जी पर भी कई फतवे निकल चुके हैं अब। पहले टेलीविजन पे जिहाद, जज़्बा-ए हिंद, दारुल इस्लाम, दारुल हरब, ये शब्द हमने 5 साल पहले टेलीविजन पे शायद पहली बार लोगों से कहा, और जो सुना होगा, जो मिला होगा, वह वही सब है जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। Ratnadeep, I am taking the question to you. The point is, you know, the ways Shiv Sena is positioning itself of late, and in between we have seen Sanjay Raut's meeting with Devendra Fadnavis. So when we all started speculating that maybe Shiv Sena is trying a course correction. So don't you think that with this kind of an extreme positioning, where the party or the government led by that party is as much as hatching a plot to eliminate a journalist, it will be difficult for Shiv Sena to come back to the right wing? Yes, definitely it will be very difficult for them to come back to the right wing. And I believe, see, there are two sides in this entire conflict with Arnab. One side is the TRP, which is the entire Latins media. Arnab के अलावा बचा ही क्या है? ऑलमोस्ट लटेंस मीडिया ही, नेशनल लेवल पे लटेंस मीडिया ही बचा है। तो वो लोगों को एक बिजनेस इंटरेस्ट है, जिसके वजह से दे आर अपसेट विद अर्नब. बट व्हाई इज सडनली शिवसेना, शरद पवार एंड कांग्रेस, they are so upset with Arnab is because Arnab is like the new generation guy. Because since I am from advertising world, I can say this as a culture, which I also was a part of it. वहाँ पे 25 साल का लड़का या 20 साल का लड़का भी अपने मैनेजर को आराम से नाम से बुला सकता है, और अर्नब ने शायद उस कल्चर के चलते स्टाइल उसे ऐसा बोलना शुरू किया, लिसन उद्धव, लिसन शरद पवार, लिसन एंटोनियो माइनो. तो ये उनके गले ही उतरी ये बात कि ये जो एक ब्रिटिश टाइप का वो चला रहा था हमारे देश, मिस्टर सो एंड सो, लाइक अभी भी जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को लोग मिस्टर बच्चन बोलते हैं, कोई अमिताभ नाम नहीं लेता उनका. तो वो एक रेस्पेक्ट का दूसरा एक स्टाइल था वो उस दौर में, जो कि कुछ लोग उसको अभी भी उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं. Arnab has probably rebelled against that particular kind of thought and culture, जिसमें हम लोग, मैं भी जो मेरे मतलब मैंने रेडिविजन में काम किया है, वहाँ पे दीवान अरुण नंदा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे, तो उनको हम मतलब अरुण भी अगर कभी बोल दें तो वो बुरा नहीं मानते. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है इन लोगों का कि नाम से बुलाया तुमने, हमारे कांग्रेस की या जो भी ये जो लेफ्ट कबाल है और ये जो रूलिंग क्लास है, उसकी रानी को तुमने नाम से बुलाया, शरद पवार जी को तुमने नितिन शरद पवार बोला, और उद्धव जी को तुमने उद्धव बोला. तो ये एक मेरे ख्याल से एक मानसिकता और एक दौर का जो एक चलन है उसके खिलाफ गया, इसलिए वो अर्नब के अगेंस्ट में चले गए. प्लस दूसरी बात तो ये है ही कि हो सकता है कि अर्नब को ऐसा वो रिवील करने वाले थे या इन्वेस्टिगेट करके उस सुराग तक पहुंचने वाले थे जिससे ये लोग एक्सपोज हो जाते, पर उनके एक्सपोज होने के डर से पर्सनली जो अटैक कर दिया है, ये पर्सनल ईगो की वजह से हुआ है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता.
जी, अर्पित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो आप निष्कर्ष पे भी पहुंचिए कि इसका समाधान क्या है। धन्यवाद सुरजीत जी। सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, बिल्कुल कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा, वाणी को विराम दूंगा। शिवसेना का उदय और शिवसेना का जो प्रभाव हुआ पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पे, वो सबसे पहले अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ। लोगों को याद दिला दें, जो आज के नए युवक हैं जिनको नहीं जानकारी है, वो जरा अगर कुछ भी गूगल करेंगे, पढ़ेंगे कुछ पुराने इतिहास के पन्ने, तो शायद जान पाए। रालेगन सिद्धि की बात कर रहे हैं जी। अन्ना आंदोलन से शुरू होते हैं, वहां से खड़े होते हैं, कहते हैं अन्नाओं ने कब्जा कर रखा है, हमको नहीं कुछ मिल रहा है, हमें मिलना चाहिए। कुछ समय बाद गुज्जुओं से भी समस्या हो जाती है, उनके खिलाफ खड़े होते हैं, एक दशक बाद और अपनी राजनीति को फिर से चमकाते हैं। राजनीति के तीसरे दशक में जब वो आते हैं तो राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी थी और देश के जन जन में राम समा चुके थे और देश चाहता था कि उनके आराध्य का मंदिर बने और इसके लिए देश कुछ भी कुर्बानी और बलिदान देने को तैयार था। इसको सेंस करते हुए, उस वेव पे राइड करते हुए, और जो हिंदू हृदय सम्राट PR एजेंसियों ने उनको पोर्ट्रे किया और कुछ उस प्रकार के खड़े बयानबाजी करके अपने आप को साबित कर पाए। परंतु अगर हिंदू हृदय सम्राट होते तो जावेद मियादाद को क्यों घर बुलाते और क्यों मिलते? दाऊद के समधी हैं वो, क्या रिश्ता था, क्या संबंध थे, क्या अनौपचारिक बातचीत हुई होगी, क्या औपचारिक बातचीत हुई होगी? इस प्रकार के अनेक वक्तव्य रहे। ऐसा क्या था कि संजय दत्त को बेल जब उनके पिताजी बाला साहब के घर आए और उसके एक हफ्ते बाद ही मिल गई? ऐसा क्या दबाव था महाराष्ट्र के वकीलों के ऊपर, जजों के ऊपर? अनेक ऐसे किस्से रहे और इस कारण से एक रसूख रहा और दबाव रहा लोगों के ऊपर। उन्होंने अपनी पार्टी को उस रसूख और दबाव से चलाया। परंतु ये कह देना कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए ही सब कुछ किया, मैं नहीं मानता हूं। पहला। दूसरा, हाँ, उस वेव को इनकैश किया और उस इनकैश करते हुए आगे बढ़े, जिस मोमेंटम को कहीं ना कहीं उनकी अगली पीढ़ी बना पाने में कामयाब नहीं रही और इस कारण जनता के द्वारा दिए हुए विश्वास को छल करके, जनता को छल करके विरोधी लोगों ने शिवसेना को वोट पड़ा था एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ, और भाजपा का जो वोट था वो भी जहां शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा था उसको ही वोट पड़ेगा। तो एक बड़ा वोटर जिसने एक सरकार को, एक गठबंधन को, एक दल को चुना, एक सरकार को चुना, उसके साथ छलावा करते हुए विरोधियों के साथ हाथ मिला करके सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाना और मार्ग चुन लेना, सिर्फ इसलिए कि सत्ता चाहिए। तो उनका, बाला साहब का मॉडल था रिमोट से सत्ता चलाएंगे, बट नए लड़के हैं, यंग जनरेशन है, यादें सत्ता राजनीति में, और सबको सत्ता का मोह है और हर कोई उसके पीछे भाग रहा है। इस पूरी सत्ता के पीछे जब तक बॉलीवुड पे कब्जा नहीं होगा, जब तक ये सब बाकी जो नंबर 2 के कारोबार हैं इन पे साठगांठ नहीं होगी, तो कैसे जो है अपना आय का स्रोत बनाएंगे और पार्टी को चलाएंगे, जो कि इसी सब मदों से धन अर्जित करके अपनी पार्टी चलाते आ रहे हैं, उसको राष्ट्रीय पार्टी बताते हैं। दर्जा प्राप्त है कि नहीं, इस बारे में मुझे ज्यादा मैं अंत में चंद्रकांत जी के पास ले जाता हूं और एक चिंता के साथ ले जाता हूं, क्योंकि ये जो सारा कुछ अगर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो भी कुछ बहुत ज्यादा अग्रसर हुई है, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि अगस्त के महीने में तो सीबीआई को लेकर काफी हल्ला हो रहा था, काफी लोगों में रोष भी था, जोश भी था कि अब न्याय मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो जांच है उसमें भी कहीं पर भटकाव आ गया। हम लोग सीबीआई को छोड़कर एनसीबी के रास्ते चले गए और कौन कौन बॉलीवुड में चर्ची है ये ढूंढने लगे, बजाय इसके कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है या फिर उसने आत्महत्या की है। तो जब जांच ही इतनी भटक गई है तो शिवसेना के लिए चिंता का विषय क्या रह गया था? उनका तो काम हो गया, जांच से लोगों का ध्यान भटक गया है। जी, इसी के साथ निष्कर्ष में भी पहुंचिए, कंक्लूड कीजिए चंद्रकांत जी। हाँ जी, मैं पहले ही अपनी सीमा बता देता हूँ इस मामले में। सीमा यह है कि मैं इस मुद्दे पे, इस स्थिति में, इस चरण पे, इस निराशावादी नहीं होना चाहता। ये आप मेरी कमजोरी मान लीजिए, इसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। जी, बॉलीवुड में किसी स्टार की हत्या कोई पहली बार तो नहीं हुई है, तो हत्या के सिर्फ हत्यारों को ढूंढ लेना अपने आप में कोई मेरे हिसाब से बड़ी उपलब्धि तो नहीं होती। बॉलीवुड भारत में जो कुछ देश विरोधी है,
हिंदू द्वेषी है, संस्कृति विरोधी है, सनातन की जड़ों में मट्ठा डालने वाला है, जो आतंक को प्रश्रय देता है सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से, वह सबका एक आइडियोलॉजिकल एपिटॉम है। कला के छद्म में, कला के रूप में यह हिंदू द्वेषी, भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी सोच का, चिंतन का, गिरोहों का एक जमावड़ा है। उसमें सिर्फ एक हत्या पे अगर आप जाते हैं तो हत्यारा और जिसकी हत्या हुई 4, 5, 10 तक मामला खत्म हो जाता है। अगर आप उसके मार्फत नार्को टेररिज्म पे जाते हैं, ड्रग के बिजनेस पे जाते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म पे जाते हैं, उसके पाक, इंडिया और दुबई कॉरिडोर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, मैं तो ये मान रहा हूं कि शायद यह सरकार, इसको मौका मिला है बैठे बिठाए एक बड़ा अवसर, जैसे मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिल गया था, बैठे बिठाए एक बड़ा अवसर मिला है जिसमें अपराध, हत्या, ड्रग, आतंकवाद, भारत विरोध, ये रुपयों का गलत तरीके से जो छपाई होती है और हवाला का धंधा है, इन सभी चीजों का जो एक गठजोड़ है, उस गठजोड़ को अगर भारत की एजेंसियां डिकोड करती हैं, सामने लाती हैं, दंडित करती हैं और उनके आकारों को सामने लाके सार्वजनिक करती है, फिर दंडित करती है, चाहे इसमें 2 साल लग जाए, साल भर लग जाए, तो यह भारत की सबसे बड़ी और सच्ची सेवा होगी। क्योंकि हम माने चाहे नहीं माने, हम आप सब जो लोग अपने को राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, हम सबों के डीएनए में इतना घुस चुका है हिंदू द्वेष, इतना घुस चुका है सनातन विरोध, भारत विरोध और उसके प्रति अज्ञान, कि हम राष्ट्रवादी होते हुए भी हमें खुद पता नहीं होता है कि हम अपने वचन में और हम अपने कर्म में कहां अपने देश के खिलाफ चले गए, कहां इसकी संस्कृति के खिलाफ चले गए, और यह काम करने में बहुत बड़ी भूमिका बॉलीवुड की है। तो मैं यह विश्वास करना चाहता हूं कि एक मात्र हत्या से ऊपर उठ के हत्या के लिए जिम्मेदार जो इकोसिस्टम है बॉलीवुड का, उस इकोसिस्टम का पर्दाफाश करने और लोगों को सामने लाके दंडित करने, उस राजनीतिक चौकड़ी, चांडाल चौकड़ी को दंडित करने का शायद मैं ये विश्वास करना चाहता हूं बड़ा प्रयास है और इसीलिए विलंब हो रहा है। और अगर राजनीति से सीधा संबंध है तो मोदी बिहार कब जाने वाले हैं? 26 को? कब? 23 को? इसी हफ्ते के अंत में, जब भी हो, उनके जाने के दिन या एक दिन पहले शायद कोई बड़ी खबर आ जाए। हाँ। क्योंकि कोई जो पार्टी केंद्र में है कुछ तो अपना लाभ चाहती होगी। इसी के साथ हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा समय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। एक वाक्य में संपूर्ण कीजिए जी। हाँ जी, मेरे को जो चिंता हो रही है इस बात की कि केंद्र सरकार का कितना ज्यूरिसडिक्शन है एक महाराष्ट्र जैसे किसी भी स्टेट में घुसने का, लेकिन मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे संविधान के जो चौकीदार हैं, वो इस मामले को एकदम ही नजरअंदाज कर रहे हैं। वो इस चीज में कोई अपना सुओ मोटो एक्शन नहीं ले रहे। ये हो सकता है अक्सर जो अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो मीडिया उसको हाईलाइट नहीं कर रही है, लेकिन जो बातें हमारे पैनलिस्ट की तरफ से आ रही हैं उठकर, ये तमाम जो व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, जो शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया कार्यक्रम के दौरान, लेकिन चंद्रकांत जी ने, अर्पित जी ने, रत्नदीप जी ने और श्रीकांत जी ने, प्रदीप जी ने इसी तरफ इशारा किया है कि तंत्र में एक बदलाव की एक लहर सी चली है और उस लहर को रोकने की शायद ये कवायद है कि जो आवाज उठे उस आवाज को बंद कर दो। अगर ये थ्रेट अगर सही है तो इस थ्रेट के भी कई जवाब हो सकते हैं। एक जवाब तो ये है, सबसे कारगर जवाब है कि अधिक से अधिक संख्या में पत्रकार ऐसी ही आवाज उठाए जिस आवाज को हम 70 साल के लिए तरस गए थे, जो आवाज हमने सुनी नहीं थी, क्योंकि एक आवाज को बंद कर देना आसान है, कई सैकड़ों हजारों लाखों आवाजों को बंद करना किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। इसी
संदेश के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।